नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टावरों पर चढ़कर तोड़फोड़ की और किसान संगठन का झंडा लगा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फतेहाबाद, जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर और मोगा में हंगामा हुआ। मोगा में कुछ लोगों ने एक मोबाइल टावर की बिजली काटकर जनरेटर को कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया। बाद में पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया और जनरेटर को वापस टावर तक पहुंचाया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, फतेहाबाद, जालंधर और मोगा की तस्वीरें, जहां पर कुछ लोग आते हैं और टावर को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग टावर पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करते हैं। वीडियो भी वहां से बनाया जाता है जो सोशल मीडिया पर डाला जाता है। पंजाब के मोगा में कुछ लोग एक मोबाइल टावर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती तब तक प्रदर्शनकारी वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। वहीं जालंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वहीं फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक मोबाइल टावर बंद करवा दिया और टावर के कर्मचारियों को भी घुसने नहीं दिया। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर टावरों पर कुछ लोग चढ़ते हैं, टावर को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि किसान काफी लंबे वक्त से देखिए बॉर्डरों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और इसी के साथ साथ तमाम और पार्टियां जो है उन्होंने इस बात की अपील भी की कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोध जारी रखिए, किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। और हालांकि सरकारों की तरफ से पंजाब सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि जो भी नुकसान पहुंचाता है उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको उठाना पड़ा, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी घर पर ही नेट के माध्यम से हो रही है, उन सब में बाधा पहुंची। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई है। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटनाएं। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। हमारे साथ सुरेंद्र कंबोज इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जालंधर में मौजूद हैं। वो सुरेंद्र, किस तरीके की घटनाएं वहां पर सामने आई और क्या कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं? जी बिल्कुल, हिरासत की बात करें तो अभी हिरासत में किसी को भी नहीं लिया गया, क्योंकि जब जो किसान जथेबंदी है जिन्होंने ये टावर बंद करने शुरू किए थे, पुलिस उनके साथ रहती है और ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए पुलिस उनको रोकती भी है। अभी तक किसी भी जथेबंदी या किसी भी किसान को उन्होंने हिरासत में नहीं लिया, क्योंकि अभी हम देखिए, मैं खड़ा हूँ, ये जो सड़क है ये लंबा नेशनल हाईवे सामने है और ये सड़क जो है होशियारपुर को जाती है। और ये जो टावर लगा है ये सरकारी सेवा केंद्र जो है पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए उसके बिल्कुल साथ है। इसको बंद करा गया है और इसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने लिखा गया है। हालांकि हमने कुछ परिजनों से, अभिभावकों से भी बात करी है, उनका साफ साफ कहना है कि उनके बच्चों की पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। और ये भी बात सामने आ रही है क्योंकि जो लोग कोरोना काल के दौरान घर में बैठे थे, घर में उनको काम करने के लिए कहा गया था कंपनियों के, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और बात करें जहां तक कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने अपील भी की है भी किसी तरह का टावरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर कोई ऐसा नुकसान करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की बात करें, आज किसी भी तरह की किसी भी जथेबंदी द्वारा इन टावरों को बंद करने का कुछ भी नहीं किया जा रहा। फिलहाल अब की बात करें तो अब तक 1561 टावर जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया और 1128 ऐसे टावर हैं जो नुकसाने गए हैं। फिलहाल जालंधर की बात करें, जो कादियावाल
जंडियाला के पास जो टावर था उसकी तारे कनेक्शन, जनरेटर के जो ठीक है। कनेक्शन थे वो उनको काट दिया गया था। इनको बंद करने के लिए कहा गया है, मगर इन पर जो मार्का लगा दिया गया भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल का। और किसानों द्वारा कल लोगों से अपील भी की थी, क्योंकि जिन लोगों के घरों की छतों ठीक पर है, या प्लॉट्स सुरेंद्र, आप में रहिए, एक ऐसे बार फिर टावर से लगे। देखिए आपका रुख करूंगी। इस बीच मोबाइल टावरों में हो रही तोड़फोड़ से आसपास रहने वाले लोग का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मोबाइल टावर तोड़ने की वजह से लोगों को कॉल करने में दिक्कत हो रही है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादातर बच्चे घर पर ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन कारोबार पर भी टावर में तोड़फोड़ का बुरा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में ऑनलाइन कारोबार बंद पड़ गया है। कोरोना काल में अभी भी ज्यादातर लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन टावर तोड़े जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बंद है, जिससे उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। मोगा का रुख कर लेते हैं। दीपक सिंगला हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। दीपक, वहां पर जरा स्थिति क्या है बताइएगा। वहां पर भी 4 लोग जो है हिरासत में लिए गए थे, क्या उनको अभी फिलहाल रिहा कर दिया गया है या क्या किस तरीके की कार्रवाई उन पर हुई है? अर्पिता, अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मोगा के एकता नगर में ये जो एक टावर है, टावर देख सकते हैं, यहाँ से एक जनरेटर कुछ लोगों ने उठा के 300 मीटर दूरी पर रख दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन पुलिस ने उन 4 लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि शक के आधार पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। क्योंकि जिस दिन परसों रात को ये जो टावर का जनरेटर है वो यहाँ से उठाकर 300 मीटर दूरी पर रख दिया गया था, क्योंकि रात का समय था, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कुछ शक के आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से मोबाइल टावरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं या जनरेटर उठा के रखे जा रहे हैं, इससे काफी बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आम लोग जो जनता है या स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट किसानों के भी जो कुछ बच्चे हैं वो भी विदेशों में है, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा था। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अभी कोई भी मोबाइल टावर, किसी भी मोबाइल टावर को कोई निशाना बनाएगा या तोड़फोड़ करेगा या प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मोगा पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की थी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद जो विवाद हुआ था, विवाद कह सकते हैं कि प्रदर्शन हुआ था मोगा के थाने के बाहर, जिसके बाद हालांकि पुलिस ने छोड़ दिया गया था उन लोगों को। लेकिन किसान यूनियन ने एक स्टैंड लिया, उस पर एक साफ तौर पर किसान यूनियन का कहना है कि अब कोई भी जो किसान आंदोलन की हिमायत करता है, कोई भी ऐसा शख्स है, वो किसी भी टावर को नुकसान नहीं करेगा। हमारे साथ आज कुछ किसान, पंजाब में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी इस बीच जताई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। में कानून का राज है या नहीं है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है? वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से तोड़फोड़ न करने की अपील की। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की नसीहत दी। टावर्स के जो जनरेटर सेट हैं, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। सुरेंद्र, वहां अगर आपकी बात हुई हो, जो लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने, अगर आप उनसे मिले हो, उनका क्या कहना है कि अब क्या जरूरत आ पड़ी, किस तरीके से तोड़फोड़ किया जाए? यहाँ जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, देखिए वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, और कल केंद्र से उनकी बातचीत भी होनी है। वजह क्या रही इसके पीछे?
देखिए, जब हमने उनसे बात करी थी, जो किसान जथेबंदी, जो भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल जहां पर आई थी कल और परसों 2-3 दिन लगातार वो इन टावरों को निशाना बना रही है, उनसे बात भी करी थी। उनका कहना है कि जो हमको वहां से बॉर्डर से, दिल्ली के बॉर्डर से आदेश आता है, उसी की तर्ज पर वो ये काम करते हैं। हालांकि जो अभी बातें, बयान जो बॉर्डर से सामने आ रहे हैं, वो किसान जथेबंदियां कह रही है, जो 31 किसान जथेबंदियां पंजाब की है, वो कह रही है भी हमने कोई भी आदेश उनको नहीं दिया है। पर इनका साफ साफ कहना है हमको जो भी ऑर्डर वहां से आता है तो उसी के आदेश के आधार पर हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। जी ठीक है दीपक, आप मोगा में हैं, वहां पर जो पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए किसान, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक जो लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि 4 लोग जो अरेस्ट किए गए थे उनका प्रदर्शन किया गया था कि उनको छोड़ा जाए, लेकिन आज उन्हीं की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है नौजवान लोगों की कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए, किसी भी टावर को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। हमारे साथ वही लोग ने जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज कमेटी बनाई गई है कि किसी भी टावर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका? कि कल आपने प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आज एक कमेटी बनाई गई है कि किसी भी टावर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो दिल्ली बॉर्डर पर हमारी किसान लीडरशिप बैठी हुई है, वो उनका जो डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका काम हमारा यूथ विंग कीर्ति किसान यूनियन अब से करेगा, इस गांव में भी और आसपास के गांव में भी। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से फेक न्यूज भी डाल रहे हैं। कोई डाल रहा है कि टावर उखाड़ दो, कोई डाल रहा है आग लगा दो। सरकार की ये कोशिश है, सरकार का IT सेल इस पर काम कर रहा है कि कैसे। दीपक, आप रहिए साथ। वहीं पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कैप्टन ने टावर तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर ने हंगामा करने वाले लोगों को भी नसीहत दी कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से राज्य में संचार सेवाएं खत्म हो सकती हैं, छात्रों और नौकरियों से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जालंधर में वो मौजूद हैं। देखिए सुरेंद्र, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें शामिल है या कोई भी अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है तो उन पर कार्रवाई होगी। वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी क्या इंतजाम किए गए हैं, और अब क्या किसान नेता कह रहे हैं कि ये ठीक है जो कल हुआ है या ये ठीक नहीं है, आगे क्या उनकी रणनीति है? जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए कल और पिछले दिनों, कल की बात करें और पिछले दिनों की बात करें, जब इन्होंने टावरों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनका बयान जो सामने आता है, उन्होंने कहा, साफ साफ तौर पर कह दिया किसान जथेबंदियों को, अगर कोई भी ऐसा नुकसान करेगा, टावरों को नुकसान करेगा, किसी की निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें कहीं ना कहीं उन किसानों के कानों तक भी पहुंची है जो किसान जथेबंदियां जहां पर आई थी जलंधर में टावरों को बंद करने के लिए। इसी कारण हो सकता है कि इन टावरों को निशाना बनाने के लिए आज वो नहीं आए। अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज की, और पुलिसकर्मी यहाँ पर कोई भी नहीं है, और दूर दूर तक जितने भी टावर यहाँ पर नजर आ रहे हैं वहाँ पर भी किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी को तैनात नहीं किया गया। और हो सकता है आने वाले समय में नुकसान हो या ना हो, मगर पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि इन टावरों की सुरक्षा के लिए 1-2 पुलिसकर्मी यहाँ पर जरूर लगाने चाहिए थे। पर फिलहाल अभी की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी तैनाती नहीं की गई, और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दीपक का भी रुख कर लेते हैं, मोगा में वो मौजूद हैं। दीपक, कुछ लोग आपके साथ नजर आ रहे थे और वो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिएगा, और ये भी जरा पूछिएगा कि कल बातचीत होनी है केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच, उनको लग रहा है कि समाधान निकल जाएगा? कल टावर का नुकसान किया जा रहा है, उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया था। लेकिन कल जब ये टावर को नुकसान किया गया था उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया था। लेकिन ये जो भारत नौजवान सभा के किसान हैं या नौजवान हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद किसान जथेबंदियों ने फैसला लिया कि इस तरह से किसी भी टावर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और आज इन लोगों ने, नौजवानों की एक कमेटी भी बनाई है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अवेयर किया जाएगा कि ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। इनसे बात करते हैं, किस तरह की कमेटी बनाई गई है और क्या काम करेगी।
किस तरह की कमेटी बनाई गई है, क्या काम करेगी? हाँ, मेरा नाम करमजीत है, नौजवान बार सभा और कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से हूँ। जब हमको पता चला कि इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है तो इस काम को रोकने के लिए और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट को करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर यूथ को इकट्ठा किया। पहले तो जो 4 लोग थे उनको छुड़वाया गया प्रोटेस्ट करके, उसके बाद गाँव में नौजवानों की मीटिंग की गई है। आज हमने मीटिंग ली है, इसके बाद 31 तारीख को हम मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम करेंगे कि यूथ विंग कीर्ति किसान यूनियन का गठन किया जाएगा। उसका काम ये होगा कि जो जरा साथ देखिए, इस बीच हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टावरों पर चढ़कर तोड़फोड़ की और किसान संगठन का झंडा लगा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फतेहाबाद, जलंधर, पटियाला, फिरोजपुर और मोगा में यह हंगामा हुआ। मोगा में कुछ लोगों ने एक मोबाइल टावर की बिजली काटकर जनरेटर को कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया। सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है जालंधर से इस वक्त। सुरेंद्र, जिस तरीके से सरकार भी एक्शन में दिख रही है और ये कह रही है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी, क्या इसका असर अब जमीन पर दिख रहा है? किसान जो नेता हैं वहां पर मौजूद, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने को रेडी हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा अपील की गई है किसान जथेबंदियों को भी, अगर कोई भी ऐसा नुकसान करता है, टावरों का नुकसान करता है या किसी की निजी संपत्ति का नुकसान करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर फिलहाल अभी जो जमीनी हकीकत है, जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय, जहां पर कल इस टावर को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां पर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी पुलिस तैनाती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री पंजाब चेतावनी दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं जथेबंदियों से भी उनको ये नुकसान नहीं करना चाहिए, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उनके द्वारा जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, उनको चाहिए था कि इन टावरों की जो सुरक्षा है वहां पर किसी ना किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को लगाया जाए, 1 या 2 कर्मचारी लगाए जाने चाहिए। वो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 3, अगर लॉ एंड ऑर्डर, जब कल टावर काटे जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर डीसीपी साथ थे, दूसरा ट्रैफिक डीसीपी वो साथ थे, किसान जथेबंदियां कनेक्शन काट रही थी, तब भी कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही थी। सीधा सीधा सवाल जो खड़ा होता है पुलिस पर खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई इन जथेबंदियों पर नहीं की जा रही। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है किसानों से कल होने वाली बातचीत से जुड़ी। सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी, जिसमें कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर यह है कि सुधारों का विरोध कर नेताओं ने, विपक्षी जो नेता हैं, उन्होंने किसानों की आगे की रणनीति बनानी शुरू की है कि किस तरीके की रणनीति विपक्ष की रहने वाली है। अब सरकार और बीजेपी खासतौर पर लगातार कह रही है कि विरोधी दल जो है वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें किसानों से क्या रणनीति रहेगी बातचीत की, उस पर चर्चा की। किसानों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर विपक्षी दलों की भी नजर है। सीताराम येचुरी ने इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात से इनकार किया और समाधान नहीं निकलने पर विपक्षी दलों की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। अगर रास्ता नहीं निकलता, पहले भी कई दौर की बातचीत होती है, तो विपक्ष आगे क्या करेगा? आप लोग की क्या बातचीत हुई है? अब अगर नहीं निकलता रास्ता तो उसके आधार पर मिलेंगे, फिर उसके आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर आप लोग सीधे दखल देंगे इस पूरे आंदोलन में? इसके वो तय होगा तब ही ना, जब नतीजा क्या है निकले, तो वो नतीजे के बारे में इंतजार करें। तो एनसीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों के मुद्दे पर बैठक की और कल होने वाली बैठक में समाधान नहीं निकलने पर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। 30 तारीख को कुछ रास्ता निकलेगा तो हमें खुशी है, नहीं निकलेगा तो हमें सोचना होगा मिलकर क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से जहां पर किसान डटे हुए हैं, वहां पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। शरद पवार के आवास के बाहर नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, कुछ ऐसी जानकारियां भी आ रही थी कि कुछ किसान नेता पहुंचे हैं मुलाकात करने, किस बारे में ये मुलाकात हुई है?
देखिए, थोड़ी देर पहले पहुंचे थे किसान नेता और किसान नेताओं और शरद पवार की बातचीत हुई कि अगर 30 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं होता है, बेहतर नतीजा नहीं निकलता है, तो आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियां रणनीति बनाएंगी। शरद पवार कल भी ये कह चुके थे और किसानों से बातचीत में जो किसान नेता पहुंचे तो उनसे बातचीत में यही कहा। लेकिन एक और जानकारी आ रही है बड़ी, अभी जो हमें जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज शाम को मुंबई लौट सकते हैं। ये जानकारी अभी आ रही है, लेकिन अब तक अंतिम कार्यक्रम उनका बना नहीं है। देखना होगा कि आज दिल्ली में रहते हैं या फिर मुंबई लौटते हैं, और कल की बातचीत के बाद फिर उनका कार्यक्रम बन सकता है दिल्ली वापसी का, क्योंकि सीताराम येचुरी को पूरा समन्वय स्थापित करना है विपक्षी पार्टियों के बीच में, और उनके समन्वय स्थापित करने के बाद जल्दी से एक कल चीज के स्पष्ट नतीजे कीजिएगा कि जब ये बात हो रही थी कि भाई किसान नेता किसी भी राजनीतिक दल को नहीं चाहते अपने आंदोलन में, तो आखिरकार कुछ नेता क्यों पहुंचे मिलने यहाँ पर? देखिए, उन्होंने सफाई दी कि मंच पे, यानी जो किसान संगठनों का मंच है, वहां किसी भी पार्टी का बैनर पोस्टर नहीं लगेगा। लेकिन उनकी दलील ये थी कि संसद के अंदर विपक्ष उनकी बातों को रख सकता है, इसलिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी तमाम उनकी मांगों को मान नहीं रही है, सत्ताधारी पार्टी जो है मान नहीं रही है। तो किसान जल्दी से संगठनों दीपक की का रुख दलील भी कर लेती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं दीपक। इस बीच किसानों की रणनीति क्या है, क्योंकि कल अहम मुलाकात होनी है, किस तरीके की रणनीति किसान बना रहे हैं? देखिए अर्पिता, साफ तौर पर ये देखना होगा, क्योंकि कल किसानों की और सरकार के बीच जो बातचीत है, किसान चाहते होंगे कि वो इस बातचीत का पूरा फ़ायदा उठाएं और ये बातचीत जो है अंतिम छोर की बातचीत हो, ताकि जो इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है वो ख़त्म हो किसी न किसी रास्ते से। और यहाँ पर किसानों की रणनीति की अगर बात करें तो आज वही चीज़ हमने राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनसे पूछी, तो उनका कहना था कि रास्ता उनका साफ है, उनकी रणनीति साफ है। पहले की तरह तीनों कानून वापस लिए जाएँ और साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। उसके साथ ही जो ट्रैक्टर को लेकर, किसानों के 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स को लेकर बात हो रही थी, वो कायम रखे जाए। तो वही रणनीति, वही चीज़ें अभी भी किसान दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो कल बातचीत होगी उसको लेकर किसान पहले से ही स्पष्ट रूप से ये मन बना चुका है कि उसी चीज़ को, उन्हीं बिंदुओं को लेकर वो सरकार के पास बैठेंगे। अब सरकार की तरफ से किस तरह से इनसे बातचीत होती है, क्या कोई लचीलापन सरकार की तरफ से या फिर किसानों की तरफ से होता है, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो लेकिन देखना यही होगा। हालांकि रणनीति के लिए कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे के आसपास कुछ किसान नेता जो है सिंघू बॉर्डर पर भी एक मीटिंग करेंगे, लेकिन वो क्या किस तरह की मीटिंग होगी उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। जी ठीक है, दीपक रहिए साथ। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले आज कुछ किसानों ने शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर विचार किया। सरकार के साथ में जो वार्ता चल रही है, तो उसमें अब तक वार्ता जो है उसमें कुछ सफल नहीं हुई है, तो उस अनुसार कल फिर से एक बार वार्ता होगी। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक ये हमारी लड़ाई जारी है। उस अनुसार राष्ट्रीय हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा था कि बीजेपी छोड़ के जितने भी सारी पार्टीज है तो उनका भी समर्थन ये आंदोलन को बड़े पैमाने पर मिले। आंदोलन पर बैठे किसानों में से महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात में कहा कि किसानों के धरने में विपक्ष को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सदन में विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। शरद पवार साहब के यहाँ गए तो उन्होंने पहले ये डिसाइड हुआ था, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने तो राजकीय लोगों को आने की और पार्टिंबा देने की तो आप मांग नहीं की और आपने दूर रखने की बात की थी। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम खाली हमारे स्टेज पे या किसी बैनर लगाने को हम बैन कर दिया, मगर जो भी कोई बात है, अगर ये जन आंदोलन है तो इसमें अपोजिशन ने किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए था। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पर किसानों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। शरद पवार जी से येचुरी अभी मिले और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अगर हल नहीं निकला बातचीत में तो विपक्षी दल आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। भाई सीताराम येचुरी जी तो भड़काने वालों में सबसे आगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा है वही तो किसानों को रोक रहा है। लाल झंडा तो निशान चीज़ है, हर चीज़ को रोकने वाला। और अभी से बातचीत हो रही है और अभी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सबको कहना चाहिए बातचीत ज़रूर सफल होगी और 2020 में ये मसला हल होगा। लेकिन सीताराम येचुरी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का मामला हल हो। जो लोग राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में पराजित हो चुके हैं,
वो किसान के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये किसान भोले भाले हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई अन्याय भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी चलती रहेगी। अगर किसानों की पैदावार को ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई ख़रीद रहा है तो इसको कोई कैसे रोक सकता है? आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दाम में ख़रीदता है तो कहीं रोक है? लेकिन किसानों के आज अनाज पर पाबंदी लगा दी जाए कि तुम्हें इतने में बेचना है, अगर इतने में इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। यही तो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। नीरज, अचानक से ये जो हलचल है विपक्षी खेमे में बढ़ी है, लेकिन यहाँ विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये नुकसान के तौर पर देखें? और दूसरी बात, किसान नेता हमने देखा सुबह पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि संसद में हमारी बात उठे, लेकिन क्या कोई और बड़ा नेता भी, क्योंकि आप शरद पवार के आवास के बाहर है, पहुंचा है? कुछ और रणनीति बन रही है विपक्ष की? देखिए, ये कल की बातचीत के बाद निर्भर करेगा और ये विपक्ष के नेताओं पे निर्भर करेगा कि कैसे विपक्ष की एकजुटता को वो इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, सत्ताधारी पार्टी को भी अंदाजा है, सरकार को अंदाजा है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। अगर शरद पवार इसमें एक्टिव होते हैं तो वहां का समर्थन हासिल होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब और हरियाणा के किसान पहले से सिंघू बॉर्डर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे आकर जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकता है सरकार के लिए। इसलिए बार बार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है पूरे मामले में राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि अगर विपक्ष एकजुट होता है कल के नतीजे के बाद तो क्या रणनीति होती है। लेकिन जो खबर आ रही है अर्पिता, एक महत्वपूर्ण खबर जो आपको मैंने बताया कि हो सकता है कि आज शाम को शरद पवार मुंबई लौटेंगे। कल की बैठक के बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, और रणनीति तैयार करने का काम जो है विपक्ष के बीच में वो सीताराम येचुरी कर रहे हैं सीपीएम की तरफ से, और तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें डीएमके भी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के साथ जब अंतिम बार प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें डीएमके के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ठीक है, रहिए आप साथ। देखिए, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ ही देश भर के कई किसान संगठनों का इन नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से मुलाकात की, किसानों ने समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंपी और वही चिट्ठी उन्होंने ट्वीट की। सरकार को समर्थन देने वाले इन संगठनों में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज, दिल्ली के इंडियन किसान यूनियन, दिल्ली के भारतीय किसान संगठन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब और जम्मू कश्मीर के किसान काउंसिल भी शामिल हैं। इन संगठनों ने कृषि सुधार कानून को किसानों के लिए बेहतर बताते हुए केंद्र की तारीफ की। इन किसान संगठनों ने केंद्र से अपील की कि किसी भी सूरत में कृषि सुधार कानून वापस ना लिया जाए। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, देखिए, यहाँ एक तरफ तो कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन में भी आ रहे हैं, जिनकी जो समर्थन की चिट्ठी है वो खुद कृषि मंत्री जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान नेता जो हैं वो विपक्षी दलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? वहां पर जो किसान हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल भी उनके आंदोलन में शामिल हो जाए? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, कहना कहीं असमंजस की स्थिति तो होगी, क्योंकि एक तरफ जो किसान हैं जो काफ़ी समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीने से ज़्यादा का वक्त उनको बीत चुका है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान ऐसे हैं जो समर्थन के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो सरकार के सामने दोनों स्थिति में देखना होगा कि किस तरह की बातें को माना है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे जो बातचीत के लिए आगे आए हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो या चाहे फिर गृह मंत्री, लेकिन एक चीज़ साफ है कि उन लोगों का जो लोग समर्थन करना चाहते हैं, यानी उन्होंने अपने बिल को जो है पक्का पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान अब तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति हुई है, और इसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार जो है बातचीत का रास्ता लगातार अख्तियार कर रही है। लगातार किसानों के साथ बातचीत की बात को दोहराया जा रहा है, और अब जिस तरह से कल बातचीत होनी है तो यही देखना होगा कि जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी तरफ से किस तरह का रुख रहता है। क्या कोई ऐसी बातचीत हो जो सकारात्मक परिणाम जिसके निकले। तो कहीं ना कहीं जो समर्थन वाले किसान हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो आंदोलनरत किसान हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक स्थिति ऐसी होगी कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। चलिए, आप रहिए जरा साथ। इस बीच जरा कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे से कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है, जबकि किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए सरकार एक बार फिर
फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे 40 किसान नेताओं को चिट्ठी लिखकर 7वीं बार बातचीत का निमंत्रण भेजा है। 30 दिसंबर को कृषि भवन में सरकार के साथ संवाद के लिए किसान संगठनों को बुलाया गया है। और यही नहीं, बुधवार को होने वाली बैठक से पहले अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई घंटों तक इस मुद्दे पर चर्चा भी की, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसानों का भ्रमजाल टूट जाएगा। उनतीस तारीख को किसानों के साथ में वार्ता होगी और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। किसानों से संवाद बनेगी बात। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं। भारत के सपने को पूरा करने के लिए और किसानों का विकास करने के लिए रेलवे ने किसान रेल को चलाया है। देश को किसान रेल की सौगात। कहते हैं कि बात करें, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते। विश्व भर में एक ही सरकार है, हिंदुस्तान की, जिसने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म दिखाया। भ्रम जाल पर सरकार का प्रतिघात। 1 महीने से किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। सर्दी की बेदर्दी को झेलते हुए भी किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष किसान आंदोलन के जरिए सियासत का खेल खेलने की कवायद जारी रखे हुए है। इटली से राहुल गांधी किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, तो शरद पवार किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब भी किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश में जुटी है। केंद्र सरकार अब भी संवाद से इस मामले का समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। तो शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी लिखकर बातचीत की अपील की है। गौर से देखिए, यही वो चिट्ठी है जो केंद्र सरकार ने किसानों को भेजी है। किसानों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा है। 30 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत के लिए कृषि भवन बुलाया गया है। 40 किसान नेताओं से संवाद से समाधान तलाशने की अपील की गई है। 30 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर 2 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक को लेकर गृह मंत्री के घर मंत्रियों ने आपस में चर्चा की। पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास किसान आंदोलन से निपटने की अहम जिम्मेदारी है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लिहाजा अब सबकी नजरें 30 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली अहम बैठक पर है। तो जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तीनों कृषि सुधार कानूनों, एमएसपी, पराली की समस्या और विद्युत संशोधन 2020 पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हम तो किसानों का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम आइए बैठकर आप अब इस समस्या का समाधान निकाल सकें। इसके लिए हाथ जोड़कर मैं तो आज भी निवेदन करता हूँ, आओ और जो इस बिल के अंदर आपको कहीं पर भी अगर शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भी भारत सरकार किसानों से हाथ जोड़कर संवाद की अपील कर रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने भी बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से न्यूज 18 इंडिया ने सरकार से 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत के बारे में पूछा, तो किसान अपनी पुरानी मांग दोहराते नजर आए। देखिए, किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठा है, 1 महीना से ऊपर हो गया, 33 दिन हो रहे हैं, और किसान की जो मांग है तीनों बिल वापस हो और एमएसपी पे कानून जो है बने, फ्री छोर पर बातचीत हो जाए और हमारी जो मांगे हैं 3 कृषि बिल इसको वापस ले लें, एमएसपी कानून के दायरे में ला दें, वो बात खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वीं बार की बातचीत में क्या निकल कर आएगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
लेकिन केंद्र सरकार किसानों के हित में तैयार की गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रेलवे ने इसी साल 7 अगस्त को किसान रेल की शुरुआत की थी, तो सिर्फ 5 महीने के भीतर अब 100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जो महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं जहां उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इसके लिए किसान रेल चलाई जाएगी। पीपीपी योजना के तहत चलाई जा रही किसान रेल में शीत भंडारण यानी एयर कंडीशनिंग के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था है। इससे सब्जियों, फलों, मांस, मछली और दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को इनके पैदावार वाले इलाकों से उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां इनका अच्छा बाजार है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। जाहिर है, मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कृषि सुधारों के जरिए भी किसानों को फायदा मिलना तय है, लेकिन विपक्ष अब भी किसान आंदोलन के जरिए सियासत का पारा चढ़ाने की कोशिशों में लगा है। शरद पवार और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी की मुलाकात हुई और ये तय किया गया कि 30 दिसंबर को कोई नतीजा नहीं निकला तो विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। जो कुछ भी प्रधानमंत्री महोदय कहते आ रहे विपक्षी पार्टियों के बारे में, विपक्षी पार्टियों का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है। ये सब किसान आंदोलन, किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन चल रहा है। उनकी बातचीत का हम चाहते हैं कोई नतीजा निकले देश के हित में। अगर नहीं निकलेंगे तो जैसे पवार साहब कह रहे थे, बैठकर हम आगे की सोचेंगे। आज जो कहते हैं कि 29 की मीटिंग 30 तारीख को होगी, ठीक है, 30 तारीख को मीटिंग में क्या होता है वो देखेंगे। कुछ रास्ता निकाला तो हमें खुशी है, नहीं निकाला तो हमें बैठना होगा, सोचना होगा। विपक्ष की मंशा साफ है, वो आंदोलन के बहाने सरकार पर वार करना चाहता है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की है। अमित शाह और नरेंद्र तोमर के बीच घंटों चर्चा हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 दिसंबर को आंदोलन कर रहे किसान जरूर मान जाएंगे। भ्रमजाल टूटेगा और किसान खेत खलिहान की ओर लौट जाएंगे। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने मुख्यमंत्री खट्टर पर निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे जो कई दफा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्की के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने इस आंदोलन के पीछे विपक्षी दलों के होने का आरोप लगाया और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जहां तक किसानों के आंदोलन का लेकर के अपोजिशन की बैठक है, इस आंदोलन के पीछे शुरू से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों से तो वार्ता करने के लिए भारत सरकार लगातार तैयार है। 6 चक्र में वार्ता हो चुकी और अब उम्मीद करता हूं कि जो 7वें राउंड की वार्ता है और जिस तरह से किसान संगठनों ने प्रस्ताव दिया है, सरकार उस पर विचार करके उनसे वार्ता कर रही। इस बीच कल सरकार से होने वाली बातचीत से पहले आंदोलन कर रहे किसान नेता आज आपस में बैठक करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें कल की बातचीत से कोई समाधान निकलने की उम्मीद है।
30 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में किस तरह की रणनीति रहेगी, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत हैं गाजीपुर से। राकेश जी, कल बातचीत के लिए किसान और नेता आपस में मिलेंगे, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी कल? रणनीति क्या, बातचीत करेंगे सरकार से। सरकार 22 दिन बाद में आ रही है, तो आई हुआ घूम फिर के गाँव में से पता करेंगे क्या जानकारी करी उसने गाँव में। आज कोई रणनीति के लिए बैठक नहीं बन रही हमारी तो रणनीति। हमारा तो वही एजेंडा है, वही पर्चा है, वही फाइल है, दो उस पर ध्यान का फिर लेके चलेंगे। वही भेज दिया एजेंडा हमने, 4-5 चीज़ों का है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, और जो NGT का कानून जिसमें पुराली है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये इन पर सब पर बातचीत होगी। यानी दीपक, एक बात तो यहाँ स्पष्ट दिख रही है कि किसानों ने शायद बीच का रास्ता कुछ इख्तियार नहीं किया है, यानी वो अपनी मांगों पर, जो पहले उनकी मांगे थी, उसी पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में समाधान कल निकल जाएगा, इसकी कितनी उम्मीद रखी जाए? देखिए, जिस तरह से अब तक की बातचीत हुई है अर्पिता, उससे यहाँ पर समाधान जैसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि जिसमें कोई कायाकल्प होगी, क्योंकि किसान अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। हमने जितनी किसान नेताओं से बात की, किसानों से बात की, उनका यही कहना था कि वो अपनी 3 मांगों, जिनमें तीनों कानून जो है उनको पूरी तरह से हटाया जाए, साथ ही जो दूसरी मांगे हैं उनको लेकर वो पूरी तरह से अड़े गए। यानी किसी भी तरह का जो लचीलापन है किसानों की तरफ से नहीं दिखाई देता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रणनीति उनकी पूरी तरह से वही है जो पहले थी, और उन्हीं बिंदुओं पर वो फिर एक बार सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। यानी 7वें दौर की जो बातचीत होगी उसमें भी यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ समाधान जैसी चीज़ होगी, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। सरकार की तरफ से ये साफ रुख है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि वो लागू हो चुके हैं। अब जो है सरकार और किसानों के बीच की बातचीत को लेकर, जो आज शाम किसानों की आपस में जो छोटी सी अगर बैठक की बात की जाए वो है, वहाँ पर कोई रणनीति इस तरह की निकलती है, तब देखा जाएगा कि क्या हो सकता है कल की बातचीत को लेकर। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते ही रहेंगे। इस बीच देश के 4 राज्यों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए ड्राई रन शुरू हो गया है। आज गुजरात में इसकी शुरुआत हो रही है। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट में ड्राई रन हो रहा है। गांधीनगर में इसके लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान डमी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की निगरानी में होने वाले इस ड्राई रन में असली वैक्सीन आने पर इसको लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परखा जा रहा है। गुजरात के अलावा असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन में ये देखा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद बिना किसी परेशानी के लोगों को टीका लगाया जा सके। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद और राजकोट की ये तस्वीरें हैं। वहां पर वो सारे प्रबंध किए जा रहे हैं और उस सिचुएशन, उन स्थितियों से बचने की कोशिश भी है, चाहे वो अफरा तफरी का माहौल हो, उन सब से कैसे बचा जाए। वैक्सीन जब लगेगा तो 30 मिनट का इंतजार भी करना होगा जिनको टीकाकरण किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। इन तमाम पहलुओं पर देखिए यहाँ ड्राई रन एक तरीके से हो रहा है, और वहाँ के जो अधिकारी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आराम से ये काम हो रहा है। ये कमरे में खास तौर पे क्यों बिठाया जाएगा आधे घंटे तक? सर, ये ऑब्जर्वेशन रूम है, तो ऑब्जर्वेशन रूम का मीनिंग है कि वैक्सीन देने के बाद आधा घंटा अगर हम उन पे वॉच रखें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व इट एंड वी कैन मैनेज इट। यहाँ पर हमने इमरजेंसी किट रखे हैं, मेडिसिन से, ड्रग्स है, सब है, तो वी कैन टैकल। तो ये डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर होगी? डेफिनेटली डॉक्टर्स की टीम भी है, एम्बुलेंस भी है। अगर जरूर लगा, मैनेज तो यहाँ हो जाएगा पेशेंट, लेकिन अगर मैं जरूर लगा, ये सेकेंडरी केयर है, लेकिन अगर लगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो एम्बुलेंस भी है हमारे पास, तो टर्शियरी केयर में वी कैन शिफ्ट। वैक्सीनेशन का ड्राई रन गांधीनगर के अदालत जो CHC सेंटर है वहाँ पर शुरू हो गया। देखिए कैसे वैक्सीन दी जाएगी, उसका एक पूरा जो मॉक ड्रिल जिसको कहा जा सकता है वो यहाँ पर देखा जाए। पहले जिनको मैसेज मिला होगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो खास तौर पे जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उनको एक SMS मिला होगा, वो अपना SMS भी यहाँ दिखाएंगे, साथ में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो दस्तावेज होंगे वो उनको दिखाने होंगे, चाहे वो पान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जब पहली बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद उनको यहाँ पर ये जो वेटिंग लॉन्ज बनाई गई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए यहाँ जो वेटिंग लॉन्ज है वहाँ पर उनको बिठाया जाएगा, और एक के बाद एक
जो बेनिफिशरीज होंगे जिनको वैक्सीन दी जानी है वो यहाँ पर आएंगे। और तीसरा जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो कमरा है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसको कह सकते हैं वो वेरीफाइड होगा। यहाँ पर ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिकेशन है वैक्सीन की और बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल है जो यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड होगी। और यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होगा उनको वैक्सीन दी जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए इसकी किट भी बनाई गई है, वैक्सीन कैरियर हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस होगी वो जिस तरीके से फिलहाल अभी एक डमी के तौर पे ये वैक्सीन दी जा रही है। आप इस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में नया विवाद भी शुरू हो गया है। पहले मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी और अब अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चक्रपाणी ने इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर एक ज्ञापन भी भेजा है। स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। इससे पहले इस्लामिक कट्टरपंथी कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात कहकर पहले ही विवाद को हवा दे चुके हैं। मुंबई की रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा तक जारी कर दिया। मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वो चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। आपका मानना है कि अगर जो वैक्सीन आ रहा है रिपोर्टेडली उसमें अगर पॉर्क जिलेटिन हो और जो हराम होता है मुस्लिम्स के लिए, तो वो वैक्सीन मुसलमानों को नहीं देना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है। उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे पूरी तरह से विरोधियों की साजिश बताया है। कोरोना के जो वैक्सीन निकल रहे हैं वो भी विश्व स्तर पर उसकी जांच, उसकी रिपोर्ट, उस पर शोध, उस पर काम पूरे विश्व स्तर पर कोई भी देश निकाल रहा है। सबसे पहले इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। इसके बाद दुनिया भर में ये बात तेजी से फैली। वैसे इस्लामिक कट्टरपंथी कुछ भी कहें, आम लोग जानते हैं कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। इस्लाम मजहब में इंसान की जान की बहुत अहमियत है। इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी जिस तरीके के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। स्वामी चक्रपाणी ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेजा है। आपको सुनाते हैं कि स्वामी चक्रपाणी का क्या कहना है। जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियां भी करें। वैक्सीन पर सवाल खड़े होने के बाद कांग्रेस ने वैक्सीन पर तरह तरह के विवादों को गैर जरूरी बताया। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सूअर के उससे बने हैं,
तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है।